आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण प्रभाव के बारे में। तो इससे पहला लेक्चर जो था लेक्चर 1, इसके अंदर हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन के बारे में, और दूसरा जो हमारा पॉइंट था जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो बातें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो ये है कि सहसंयोजक बंध जो हमारा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण कैसे होता है। तो वहां पे एक चीज आपको मेंशन करनी है, अपडेट करनी है। एक चौथा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि होता है इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव ये मैंने मिस कर दिया था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो आप वहां पे इसको मेंशन कर दें अगर आपने नहीं लिखा है तो उस स्थिति में, क्योंकि मैं मिस कर गया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आपने खुद से मेंशन कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जरूर मेंशन कर लें इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। सही है, अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है पहला इफेक्ट, जिसको मैंने ए बनाया हुआ है। तो अगर आपने ए बनाया है तो ए बनाने, अगर आपने फर्स्ट लगाया था तो फर्स्ट लगाने। पहला इफेक्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है? तो आप इसकी हेडिंग लगा लें, क्योंकि नोट्स आप लोग जो है वो साथ साथ बना लीजिए, जिससे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। इसके अलावा भी मैं जो है टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उस पे मैं अपडेट कर दूंगा, नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं प्रेरणिक प्रभाव की। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बताने से पहले, हालांकि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में जरूर प्रेरणिक प्रभाव की डेफिनेशन होगी, लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले 2 कंडीशंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उस कंडीशन से आपको इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं कह दूं कि आपके पास कोई 4 कार्बन की ऐसी श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक एटम लगा दिया है X, जो इन कार्बन से अलग है क्योंकि ये तो 4 कार्बन है जो सेम है, और इसके ऊपर मैंने कोई एटम लगा दिया है X, और एक कंडीशन मैंने यहां पे लिख कर दे दी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जो है वो ज्यादा है किससे? कार्बन से। ठीक है, विद्युत ऋणता जो है वो X परमाणु की ज्यादा है किससे? कार्बन से। अब ये X परमाणु जो है वो यहाँ पे हैलोजन नहीं है, हो सकता है हैलोजन भी हो, लेकिन सिर्फ हैलोजन के लिए मैं यहाँ पे X को यूज नहीं कर रहा हूं। कोई भी विषम परमाणु हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है। तो हर एक वो परमाणु या वो विषम परमाणु जो कार्बन नहीं है और उसकी विद्युत ऋणता जो है वो ज्यादा है इस वाले कार्बन से। क्लियर? तो उस स्थिति में क्या होगा आपको पता है, सहसंयोजक बंध जब भी किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच में बनता है तो उसकी शर्त ये होती है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों एटम्स के बीच में रहने चाहिए, क्योंकि सहसंयोजक बंध का तो मतलब ये होता है। तो यहां पे जो है विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीच में नहीं रह पाते। किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट करेंगे? तो आपको पता है विद्युत ऋणता ज्यादा जिसकी होगी उसी की तरफ रहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के बीच में नहीं रहकर ज्यादा किसकी तरफ चले जाते हैं? इस एक्स की तरफ चले जाते हैं। अभी सिर्फ ज्यादा शिफ्ट हुए हैं, ना कि एक्स को मिल गए हैं, दोनों बातों में अंतर है। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एक्स की तरफ चले गए हैं, तो आप मुझे बात बताओ इस वाले एक्स परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन जो है, या ये कहें कि ये वाला जो एक्स परमाणु है कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि महसूस करेगा? तो आपका आंसर अगर 2 है तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स का ही था, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का, और उसी को एक्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को वो महसूस कर रहा है, ना कि 2 को। ये ठीक वैसा ही है, किसी को आपने 5 रुपए दिए और उसने आपको 10 लौटा दिए, तो इसका मतलब आपको 10 का फायदा तो नहीं हुआ, फायदा तो 5 का ही हुआ है, क्योंकि उसने आपको 5 ही एक्स्ट्रा दिए, 5 तो आपने ऑलरेडी दे रखे थे उसको। तो यहां पे एक्स परमाणु को लग रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने वाला है, फील कर रहा है,
लेकिन अभी तक मिला नहीं है। और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को हम एक ऋणावेश से दिखाते हैं। क्या ये ऋणावेश परमानेंट आ जाएगा? नहीं, ये आएगा आंशिक रूप से। इसलिए इससे पहले मैंने क्या लगा दिया है? डेल, क्योंकि अभी मिला नहीं है, फील कर रहा है। और ये वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की कमी को फील कर रहा है, तो इसके ऊपर एक डेल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी किससे दिखाते हैं हम? धनावेश से। अब होता क्या है, जब इस कार्बन फर्स्ट के ऊपर, इसको फर्स्ट कह देता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, जब कार्बन फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या करता है? अपने से पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, क्योंकि यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं आप, सहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो ये सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले कार्बन फर्स्ट की तरफ ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये अपने से पीछे वाले से खींच रहा है। तो यहां पर भी कैसा चार्ज आएगा? धनावेश। लेकिन यहां पे मैं दो डेल लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा उसका भी रीजन बताऊंगा। अब देखो, कार्बन सेकंड पे भी धनावेश आ गया क्या? तो ये क्या करेगा? अपने से पीछे वाले कार्बन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड इसने बना रखा है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर भी कैसा चार्ज? धनावेश। लेकिन यहां पे मैं 3 डेल पॉजिटिव लगाने वाला। क्या ये चैन जो है यहां तक ही रहेगी या इससे आगे जाएगी? इसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात यहां पे आप समझो, क्या समझना है कि यहां पे जो x माइनस लगा हुआ था, ये x जो लगा हुआ था, x माइनस नहीं, x जो लगा हुआ था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। जो कार्बन फर्स्ट के साथ इसने बॉन्ड बना रखा था, उसी के कारण पूरी श्रृंखला के अंदर एक आवेश प्रेरित हो गया। वो आवेश कैसा था? धनावेश। ठीक, दूसरी कंडीशन में लेके आता हूं। प्रेरणिक प्रभाव का कुछ पता लग रहा है? प्रेरित किया किसने? इस वाले x ने। अब देखो, दूसरी कंडीशन में बनाता हूं। यहां पे कार्बन लगे हुए 4 ही कार्बन ले लेते हैं हम। समझना ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद आसान और हमेशा काम में आने वाला टॉपिक है। ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है Y। क्लियर इतनी बात? और मैंने कंडीशन यहां पे मेंशन कर दी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y जो है वो ज्यादा है किससे? कार्बन से। कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता वाला परमाणु कौन है? सॉरी, गलत बोल गया मैं। कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? वाई से, क्योंकि ये कंडीशन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब मैंने कंडीशन को पलट दिया है कि कार्बन की विद्युत ऋणता जो है वो वाई से ज्यादा है। सुनना ध्यान से। अब मैंने कहा है कि ये वाला जो कार्बन वाई के साथ जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें इस वाले कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो कार्बन और वाई के बीच का जो सहसंयोजक बंध है, क्या इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। किसकी तरफ ज्यादा आ जाएंगे? कार्बन की तरफ। तो अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि महसूस कर रहा है तो इसके ऊपर एक ऋणावेश लगा दूंगा मैं, या एक माइनस आंशिक रूप से ऋणावेश इसके ऊपर आ जाएगा। और इस वाले वाई को एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, इसलिए इसके ऊपर धनावेश, और वो भी कैसा? आंशिक रूप से। अब होगा क्या? अगर इस वाले कार्बन फर्स्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके कारण इसके पड़ोसी कार्बन क्या करेगा? इस वाले सहसंयोजक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर भी इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज? ऋणावेश। लेकिन कितने डेल लगाऊंगा? 2 डेल लगाऊंगा। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। सही है। अब देखो, कार्बन सेकंड पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, तो कार्बन थर्ड भी क्या करेगा? अपने वाले सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके ऊपर भी ऋणावेश, लेकिन कितने डेल लगाऊंगा? 3 डेल लगाऊंगा। एक चीज सुनना, यहां पे जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जो लगा था X, उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा है। तो इसको तो कहा जाता है माइनस आई प्रभाव वाला, या इसको आप माइनस आई प्रभाव भी कह सकते हैं। आई का मतलब यहां पे इंडक्टिव से है, प्रेरणिक प्रभाव से है। माइनस आई का मतलब कार्बन कार्बन श्रृंखला से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। तो ये तो क्या है? माइनस आई प्रभाव वाला। ये जो एक्स यहां पे लगा है, और यहां पे जो वाई लगा है, इसने क्या किया है? इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन कार्बन श्रृंखला में डोनेट किए हैं।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लस आई प्रभाव वाला, ये है प्लस आई प्रभाव वाला। क्लियर है इतनी बात। अब बात ये आती है कि यहाँ पे एक डेल प्लस क्यों लगाया, यहाँ पे दो डेल फिर प्लस, यहाँ पे तीन डेल फिर प्लस। तो होता क्या है, प्रेरणिक प्रभाव की विशेषता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु से दूर चले जाएंगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन फिर दो फिर तीन, इस वाले विषम परमाणु से क्या हम दूर जा रहे हैं, तो प्रेरणिक प्रभाव का इंपैक्ट जो है, प्रभाव जो है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो सबसे ज्यादा कमी यहाँ पे डेल पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश। यहाँ पे दो डेल लगाए मैंने, इसका मतलब बहुत कम आंशिक चार्ज यहाँ पे है। दो डेल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे धनावेश ज्यादा है, यहाँ पे जो धनावेश है उसकी आंशिक, या ये कहे कि उसके होने की संभावना और कम है। यहाँ पे एक धनावेश मैंने दिखाया लेकिन उसके साथ में तीन डेल लगाए, इसका मतलब इसके होने की संभावना या इलेक्ट्रॉन की कमी की, इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है उसकी संभावना और कम है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका प्रभाव कम होता है, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो। सेम कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेल माइनस है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, इस वाले कार्बन फर्स्ट को, इसलिए डेल माइनस, फिर कार्बन सेकंड को और सबसे कम कार्बन थर्ड को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है और ये वाला एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। अब यहां से समझना है कि प्रेरणिक प्रभाव है क्या। तो मैं कह सकता हूं, देखो आप परिभाषा बना के लिख लें, भले ही परिभाषा को पहले लिख लें फिर कंडीशन को नीचे ले लें, क्योंकि कंडीशन की हेल्प से समझना जो है वो बेहद आसान हो जाता है। परिभाषा क्या बनेगी, तो हम लिख सकते हैं कि अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा या कम, यही कह सकते हैं अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। सही है, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगली बात, इसको मैं एरो बना करके लिखता हूं, प्रेरणिक प्रभाव के कारण, प्रेरणिक प्रभाव के कारण आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आवेश उत्पन्न होते हैं। तो देख सकते हैं आप, आंशिक रूप से डेल का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से। अगली बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्या प्रेरणिक प्रभाव जो है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, जितने भी कार्बन आएगा सब में लगेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रेरणिक प्रभाव मैक्सिमम, अधिकतम 3 कार्बन तक लगता है, चाहे वो माइनस आई हो चाहे वो प्लस आई। तो आप लिख सकते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव अधिकतम 3 कार्बन परमाणुओं तक, 3 कार्बन परमाणुओं तक लगता है। सही है। अगली बात आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एरो बना के लिख लें या कोई डॉट पॉइंट बना लें आप, प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। दोनों की बात मैंने कर दी है, 2 प्रकार का होता है। इसको आप स्मॉल ए बना लें, एक तो लिखें प्लस आई प्रभाव, और स्मॉल बी आप बना लें, इसको आप लिखें माइनस आई प्रभाव। ठीक है,
सिक्वेंस हो सकता है चेंज हो जाए, हम माइनस आई को पहले पढ़ लें फिर प्लस आई को पढ़ लें, लेकिन दो पढ़ने हमें, एक तो प्लस आई प्रभाव पढ़ना है और एक माइनस आई प्रभाव हमें पढ़ना है। जल्दी से इसको लिख के फिर मिटाते हैं और आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझेंगे सारी कहानी को, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, उसकी बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूं और उससे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आप क्वेश्चन बना के लिख लें कि निम्न यौगिकों के स्थायित्व का घटता क्रम लिखें। घटता क्रम लिखें, सही है। इसमें आप ऑप्शन बनाएं, ए के अंदर आप लिख लें यहाँ पे फ्लोरीन, इसके साथ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-, बी बनाए Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-, सी बनाए यहाँ पे लगा दे Br, इसके साथ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-, और डी में आप लिख दें यहाँ पे आयोडीन CH2, C डबल बॉन्ड O-, सही है। अब आपको बताना है कि कंपाउंड चार आपको दिए गए, चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनकी स्टेबिलिटी का, इनकी स्थायित्व का घटता क्रम, सही है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ ले तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। पहली बात, जो मैं बातें बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको अप्लाई करना है। पहला सवाल है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको, क्लियर। तो पहली बात जो आपको देखनी है वो आपको चेक करनी है कि जो कार्बनिक यौगिक अगर आपको दिया हुआ है उनमें जो भी अनावेशित यौगिक होंगे, अगर एक दो है, दो से ज्यादा है, अगर दो भी है तो भी आपको एक कंडीशन लगानी है, जो भी अनावेशित यौगिक होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा किससे, आवेशित यौगिक से। पहली बात, अनावेशित यौगिक जो है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, आवेशित यौगिक से। तो इसको आप बंद कर ले डब्बे के अंदर, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे आप इस कंडीशन को अप्लाई करके देखें, आप कहेंगे सर ये तो सारे ही आवेशित हैं, तो क्या ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, अभी तो नहीं कर पा रही इस सवाल के अंदर। तो अगली बात आपको क्या अप्लाई करनी है, दूसरी बात में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आवेशित यौगिक मिल जाए, आवेशित यौगिक, तो जाहिर सी बात, आवेशित यौगिक का मतलब यह है कि उसमें धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। आवेश का मतलब तो यही है। तो अगर आपको आवेशित यौगिक मिल जाए तो आपको दो बातें चेक करनी है। पहली बात क्या चेक करना है कि अगर आवेश जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि आवेश में कमी नहीं हो रही है, आवेश में कोई कमी नहीं, मतलब वो एक जगह स्थित है, कोई कमी नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में यौगिक का स्थायित्व जो है वो कम हो जाएगा, यौगिक का स्थायित्व कम हो जाएगा, क्लियर। और अगर आपके साथ दूसरी कंडीशन है, ये बात फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों चेक करना है आपको। अगर आवेश जो है, आवेश वितरित हो जाए, कहने का मतलब एक परमाणु पे रुक नहीं रहा है, उसमें कमी हो रही है, तो अगर आवेश वितरित हो जाए, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि आवेश में कमी हो रही है, आवेश में कमी हो रही हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाएगा, यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लें। आवेश, अगर आवेश के मान में कोई कमी नहीं हो रही, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, तो उस स्थिति में यौगिक का स्थायित्व है कम। और अगर आवेश में कमी हो रही है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, तो यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि होगी। अब चेक करते हैं, सही है। तो यहां पे आप देखो, यहाँ पे भी ऋणावेश है, यहाँ पे भी ऋणावेश, यहाँ पे भी ऋणावेश, यहाँ पे भी ऋणावेश। इसका मतलब ये है कि आवेश तो जो है वो चारों पे सेम है, तो हमारी थोड़ी परेशानी शायद कम हो जाएगी, क्लियर। अब हमें चेक करना है कि कहां आवेश के मान में कमी हो रही है या नहीं हो रही है।
क्योंकि अनावश्यक तो हमें मिला नहीं है, तो दूसरी बात पे आ जाएंगे हम। तो देखो यहां पे हम चेक करते हैं कि आपके पास इतनी स्पीसीज जो है, जिसको मैं मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये तो सेम है क्या? चेंज किसमें हो रहा है? यहाँ पे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर यहाँ पे आयोडीन। इसका मतलब हैलोजन चेंज कर करके लगाए गए हैं। सही है। तो देखो अब आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है, इसकी विद्युत ऋणता इस वाले कार्बन से ज्यादा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। अगर इस वाले कार्बन के से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कहने का मतलब आंशिक रूप से धनावेश आएगा। तो अगर इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा? अपने से पीछे वाले कार्बन से खींचेगा। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं अलग से बनाता हूं, समझना ध्यान से। एक को मैं बना के दिखाता हूं, सारी सेम ही है। फ्लोरीन इसके साथ CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे माइनस, इसको मैंने ओपन कर दिया है COO माइनस को। तो देखो ये फ्लोरीन जो है CH2 से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, CH2 के कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये अपने से पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो उस स्थिति में क्या इस ऋणावेश के मान में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि भाई अगर ये फ्लोरीन है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? पूरी चेन के अंदर एक आवेश प्रेरित होगा। सही है। और जब भी कोई ज्यादा विद्युत परमाणु लगा होता है कार्बन कार्बन श्रृंखला पे, तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खुद पे कैसा चार्ज आएगा? ऋणावेश। और कार्बन श्रृंखला में कैसा चार्ज आएगा? धनावेश। तो धनावेश आने के कारण ये ऑक्सीजन का जो ऋणावेश है वो उन परमाणुओं की तरफ वितरित हो जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कहने का मतलब ऋणावेश के मान में क्या होगी? कमी। तो आप कहेंगे सर ये चीज तो हमें हर जगह लागू होती भी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी Cl लगा है, यहाँ पे Br लगा, यहाँ पे I लगा आयोडीन, और हैलोजन की विद्युत ऋणता तो तब विद्युत ऋणता क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है। तो क्या चारों में इस ऋणावेश में कमी होगी? क्योंकि चारों ही सेम है, बस हैलोजन एटम अलग अलग है। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि -I के क्रम की अगर मैं बात करूं, -I का क्रम, हालांकि मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन है। तो -I के क्रम में -I सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर होता है क्लोरीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, और सबसे कम होता है आयोडीन का। ये इनके -I का क्रम है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। तो मुझे बताओ कि ऋणावेश के मान में सबसे ज्यादा कमी कौन करेगा? क्योंकि आवेश जितना कम हो जाएगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, याद रखना भाई, इस बात को लिख लो पेज के ऊपर, आवेश जितना कम हो जाएगा स्थायित्व उतना ही बढ़ जाएगा। तो आवेश के मान में, आवेश कौन है? ऋणावेश। सबसे ज्यादा कमी कौन करेगा? जल्दी से वीडियो को रोको और आंसर बनाओ। तो आप कहेंगे सर आवेश के मान में सबसे ज्यादा कमी तो फ्लोरीन करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका -I सबसे ज्यादा है, और आप जानते हैं क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा खींचेगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर बना हुआ -I का। तो सबसे ज्यादा कमी माइनस में कौन करेगा? फ्लोरीन। और आवेश जितना कम स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी यौगिक कौन है? A, फिर उसके बाद B, उससे कम C, और सबसे कम B। ये है घटता क्रम, सबसे ज्यादा A, उससे कम B, उससे कम C, और सबसे कम D। ये है स्थायित्व क्रम। स्थायित्व क्रम, इसको आप लिख ले भाई, स्थायित्व क्रम। ऐसा ही सवाल जो है वो आपसे पूछेगा। क्लियर? अब एक कंडीशन मैं यहां पे चेंज करता हूं। कंडीशन क्या चेंज करनी है, इसको लिखो आप जल्दी से वीडियो को रोक करके। कंडीशन क्या है? अगर मैं आपको ये कह दूं, ध्यान से सुनना, कि इस वाले ऑक्सीजन पे ऋणावेश नहीं है भाई, धनावेश। क्या है? धनावेश है। सुनना ध्यान से, इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कह दिया मैंने? इस वाले ऑक्सीजन पे ऋणावेश नहीं है। कैसा आवेश है? धनावेश है। तो क्या आंसर सेम रहेगा? धनावेश का मतलब क्या है? इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। अभी आपको नहीं सोचना कि सर ऑक्सीजन पे कैसा है प्लस, क्योंकि हम आगे की केमिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, हमें पता है कि यहाँ पे प्लस तो नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मान लीजिए एक बार के लिए प्लस आया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब भी आंसर सेम रहेगा? वीडियो को रोके और आप बना के देखिए।
अगर आपका ऑर्डर यही बन रहा है तो आप गलत है। क्यों गलत है? इधर देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, धनावेश का मतलब तो, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनावेश आया हुआ है, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, और फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये धनावेश बढ़ेगा। पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे तो धनावेश या इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? आवेश के मान में तो वृद्धि हो रही है, और अगर आवेश बढ़ता है तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में स्थायित्व के मान में कमी होती है। तो अब वो ज्यादा स्थायी होगा जो इस धनावेश को कम बढ़ाएगा, और धनावेश को कम कौन बढ़ाएगा? जिसका माइनस आई कम होगा। तो अब क्या होगा? ऑर्डर पलट जाएगा, क्योंकि आयोडीन का माइनस आई सबसे कम है, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा तो धनावेश के मान में कम वृद्धि होगी, तो अब ऑर्डर पलट जाएगा। अब क्या होगा भाई? अब ऑर्डर में सबसे आगे डी आएगा, या फिर इसमें निशान हटा दो आप, सबसे आगे डी, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, और सबसे कम स्थायी कौन होगा? ए होगा। तो अब क्या होगा? ये घटता क्रम है किसका भाई? स्थायित्व का। सबसे ज्यादा स्थायी डी हो गया, फिर सी, फिर बी, और सबसे कम ए। तो ए की क्वेश्चन के अंदर मैंने माइनस आई भी एक्सप्लेन किया है, प्लस आई भी एक्सप्लेन किया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको माइनस आई का ऑर्डर लिखवाऊंगा कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, और ढेर सारे सवाल होंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो वीडियो को शेयर करिए अगर आप टॉपिक को थोड़ा समझ पा रहे हैं। टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सही है। ऑर्डर तो अगले क्वेश्चन, अगले लेक्चर के अंदर आने वाला है। माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके आने के बाद जब आपको पता लगने लग जाएगा किसका माइनस आई ज्यादा है, कौन से ग्रुप का माइनस आई कम है, कौन से एटम का कम है, तब मैं सवाल लेके आऊंगा, तब आपको कंसेप्ट को समझने में और मजा आएगा। बस एक बात हमेशा याद रखना कि आवेश जितना कम होगा उतना ही स्थायित्व ज्यादा होगा। इसी बात से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।